वेलफेयर, तो इसको पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और इन ह्यूमन वेलफेयर, तो माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज़ है, क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज जो भी है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग दैट यू कैन ओनली सी विथ ए माइक्रोस्कोप एंड दैट कैन कॉज डिजीज। तो ये बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसको हम अपनी कह रहे हैं कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जो कि हमें डिजीज़ भी कर सकते हैं, वो होते हैं माइक्रोब्स। अब माइक्रोब कहाँ का प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं? तो हमारी सोइल में, हमारी बॉडी में, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर में, जैसे कि हमारी कोर है अर्थ में, उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ तक भी पाए जा सकते हैं, और बर्फ़ में भी पाए जा सकते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। अब हमारे जो नीट में क्या क्वेश्चन आता है, एक नीट में आता है कि एडिनोवायरस मतलब कौन सा वायरस कह रहा है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, तो आपको याद रखना एडिनोवायरस ही कह रहा है कि आपको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। अब LAB क्या है? LAB फुल फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलता है? लैक्टोबैसिलस से मिलता है, ठीक है। और इसका क्या, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ ये होता है जैसे हमारा मिल्क है, वो मिल्क कर्ड में कैसे बनता है? LAB की मदद से ही बनता है। जैसे आपकी मम्मी क्या करती होंगी, आपकी मम्मी रात को क्या कर देती है, दूध में छाई होती है, जो छाई उसको मट्ठा भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा घेर देती है और सुबह तक वो क्या बन जाती है? दही बन जाती है। वो क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया उस जो मिल्क को डाइजेस्ट करने लगता है और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मिल्क कर्ड में बदल जाती है। और इससे होता क्या, हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ जाती है और हमें विटामिन B12 मिल जाता है, ठीक है। बेनिफिट पूछ लिया जाता है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है? इट प्रेजेंट इन आवर स्टोमच एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये हमारी स्टोमच में इन्फेक्शन होने से भी बचा लेता है LAB, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्मेंटेड मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये आपको आगे समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो ईस्ट है, ईस्ट कौन सी ईस्ट? सैक्रोमाइस सर्विसाइस ईस्ट, वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, इथेनॉल, ठीक है। और बेवरेजेस, ठीक है। और स्वीट चीज़, जब हम स्वीट चीज़ बनाते हैं तो उसमें जब स्वीट चीज़ बनती है ना, आपने देखा होगा, तो उसमें CO2 का प्रोडक्शन होता है। और CO2 का प्रोडक्शन किस वजह से होता है? क्योंकि बड़े बड़े होल से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कार्टूनों में देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोपआयन बैक्टीरियम सरमानी। आपको गाइस इसमें कुछ ज़्यादा याद, बस उसमें जो बैक्टीरिया है इनको सबको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ काम आ रहा है, ज़्यादातर इसमें यही पूछा जाता है बस। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब माइक्रोब्स का हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल आप जानते हो जैसे फैक्ट्री, इनमें क्या यूज़ होता है? अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे कि बीवरेज एंड ड्रिंक्स, मतलब दारू में और बेवरेज में, मतलब इनमें क्या है, इनमें यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माइक्रोब्स का। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन मतलब फिल्ट्रेशन करके, जैसे वाइन और बियर को हम प्रोड्यूस करते हैं फिल्ट्रेशन करके माइक्रोब्स की मदद से, ठीक है। और विदाउट डिस्टिलेशन में कैसा? विस्की एंड ब्रांड एंड रम। अब विदाउट डिस्टिलेशन से हम प्रोड्यूस करते हैं विस्की, रम, ये सब माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है कहाँ पर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। जैसे कि हम दारू बना रहे हैं, ठीक है, हम बियर बना रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, ये बस। अब देखते हैं, और इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं आपको ज़्यादा पढ़ना है वैसे। और इसको देख लेते हैं, फॉर एन इंडस्ट्रियल पर्पस माइक्रोब्स आर द ग्रोन इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। मैंने बताया था फर्मेंटर, आपको नहीं समझ में आया फर्मेंटर क्या होते हैं? फर्मेंटर ऐसे होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को, मतलब कैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसमें हम फर्मेंटर में बनाते हैं। फर्मेंटर ऐसे जैसे बहुत बड़ा होगा, तो किसी छोटे से प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बनाने के लिए हम फर्मेंटर का यूज़ करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है? अब एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल्स होती है जो कह रहा है प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। क्या होती है एंटीबायोटिक्स? ऐसा केमिकल होता है जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या कर सकता है? आपकी ग्रोथ को रोक भी सकता है और डिजीज़ भी कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि एंटीबायोटिक्स ऐसा केमिकल होते हैं कुछ जो माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या कर सकता है? रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द डिजीज एंड कॉज माइक्रोब्स को, अच्छा सॉरी, ये डिजीज़ कॉज माइक्रोब्स को जो है, जो ऐसे माइक्रोब जो डिजीज़ कर सकते हैं ना, उनको मार सकता है कौन? एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था उन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस पर डिस्कवरी कर रहे, जो स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर, तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो उसके चार पढ़ लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। NCERT हमारी भागवत गीता है,
याद रखना। तो अब यहाँ पर जो जो मैंने हाईलाइट किया ना, तो इन लाइन आपको हाईलाइट दे सकते हो, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जो पढ़ रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है, डिस्कवरी की थी, पर लेकिन वो एक बाई चांस डिस्कवरी थी। अब बाई चांस डिस्कवरी क्यों थी हम देखते हैं। क्योंकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर, एंड वंस ऑब्जर्व मोल्ड ग्रोइंग ऑन हिज अनवॉश कल्चर प्लेट। एक जो प्लेट रहती है जहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मोल्ड ग्रो हो गया, ठीक है, मोल्ड ग्रो होने लगा। मोल्ड क्या होता है, जैसे फंगी में होते हैं, फंगी के अंदर ही आते हैं। तो अराउंड विच स्ट्रेप्टोकोकस कुड नॉट ग्रो, जब उसमें कह रहा है मोल्ड ग्रो होने लगा तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया तो उन्होंने कह रहा है कि वो ग्रो करने के लिए तो उस प्लेट में डाला था, कल्चर प्लेट में, तो कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तब ग्रो नहीं हो पाया। तो उन्होंने देखा वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा, तो हुई फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। उन्होंने देखा जो मोल्ड उसमें ग्रो हुआ था वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मोल्ड पेनिसिलिन नोटम, और उसका नाम धरते बाद में जाके मोल्ड पेनिसिलिन नोटम, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवरी कर ली ना एक एंटीबायोटिक्स की जिसका नाम धरते पेनिसिलिन नोटम, ठीक है। और फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए थे अर्नेस्ट शेर एंड हावर्ड फ्लोरे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अमेरिका के बीच में, उसमें बहुत सारे सैनिक थे तो उनको ट्रीट किया था, तो उनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको, ठीक है। और लेकिन और फिर जब क्या हुआ बाद में एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया, मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, जैसे प्लेगी हो गया, वूफिंगम काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया गलघोटू हो गया, लेप्रोसी खुसट रोग, मतलब इन सब जो डेडली डिजीज थी ना, मतलब इनसे इंसान पहले क्या था मर जाता था, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होने के बाद इनसे भी इंसान आसानी से बच जाता है और इनका ट्रीटमेंट हो जाता है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होने के बाद। तो आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स हमारे कह रहा है कि लाइफ में केवल डिसएडवांटेज हो या एडवांटेज हो, दोनों रोल होते हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैंने अपने आपको वन शॉट वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, और इनकी मैंने ट्रिक भी बताई है। अब मैं फिर से आपको इनको बता दूंगा कैसे इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा पहला है फंगस एस्परगिलस निगर, जो प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। मैं अभी आपको इसको आपको याद करना है, और मैं इनमें जितने हो सकते हैं इनकी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, पॉसिबल है। जैसे बैक्टीरियम एक्टोबैक्टीरिया, जो क्या प्रोड्यूस करता है एसिडिक एसिड। जैसे हम ऐसे क्या था एक्टोबैक्टीरिया एसिड याद रख सकते हैं, और जैसे हम ये पूछेगा कि ये माइक्रो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो ए से याद रखना है एसिडिक एसिड। अब जैसे बैक्टीरियम कोलेस्ट्रॉम बुटिलिसम, ये क्या प्रोड्यूस, जैसे बी से बुटिलिसम आ गया, बी से बुटेरिक एसिड आ गया। अब जैसे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, एल से लैक्टोबैसिलस आ गया, और एल से लैक्टिक एसिड। गाइस ये आपको लर्न ही करने है, आप रट्टा मार लो कुछ भी कर लो, ये याद ही करने है आपको, कोई इनकी ऐसा नहीं, कोई इनको समझाने में इनको समझाने कुछ है नहीं, तो आपको ये याद ही करने हैं। अब एक ईस्ट सैक्रोमाइज सर्विसाइसिस, जो प्रोड्यूस करती है इथेनॉल। इथेनॉल तो आप जानती है दारू, ठीक है, जो आपके घर में बहुत पीते होंगे। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया जो मैंने आपको वही बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक बायोटेक्नोलॉजी में भी स्ट्रेप्टोकोकस था, इसके बाद में बात करेंगे। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो कि क्या प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसे हम कैसे याद रख सकते हैं एस से स्ट्रेप्टोकोकस और एस से स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, ये क्या होता है। अब किसी को कहता है हार्ट का डिजीज, मतलब हार्ट अटैक आने वाला होता है ना, तो हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक इसलिए तो आता है ताकि जब हमारे जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उसमें जब पूरी अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। जब हमारे कह रहा है जो आर्टरीज होती है या फिर हमारी जो वेजल्स होती है, नसें होती है, उनमें कह रहा है जब ब्लड होता है वो जम जाता है, तो उसके लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है, ताकि जो कह रहा है कि जो ब्लड जमा हुआ है ना नसों में, तो उनको वो हटा सके, ठीक है। अब आता है फंगस ट्राइकोडर्मा कह रहा है प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, ये यूज़ होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ट्रांसप्लांट। अब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ट्रांसप्लांट क्या होता है, जैसे अब किसी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक इंसान है, ह्यूमन है, उसमें क्या है किडनी नहीं है, तो उसमें किडनी नहीं है तो उसने नई किडनी लगवाई, तो उसने नई किडनी लगवाई ना, उस नई किडनी के लिए उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। वो मेडिसिन लेनी पड़ी क्यों, ताकि वह उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सके, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा तो कह रहा है कि वो नई किडनी उसमें हमेशा के लिए उसमें फिट रहेगी। अब
मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि अब उसने नई किडनी लगवाई तो अब क्या होगा तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म वो पता लगा लेगा, जो इसका इम्यून सिस्टम है वो पता लगा लेता है कि मेरी किडनी नहीं है, ये कोई दूसरी बाहर की किडनी है, तो वो उसको खाना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए कह रहा है हमें साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, ताकि जो हमारे बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जो किडनी कमज़ोर, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम रहे वो कमज़ोर रह सके और दूसरी किडनी को नहीं खा सके। और ये हमें साइक्लोस्पोरिन जो हमें हमेशा के लिए ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। अब देखते हैं ईस्ट मोलस्कस परप्यूरस। ईस्ट मोलस्कस परप्यूरस क्या प्रोड्यूस करता है? एक स्टेटिन। ठीक है, ईस्ट मोलस्कस पर प्रोड्यूस करता है एक स्टेटिन। अब याद रखिए PS पैसा हो गया। आप ऐसी कोई ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। स्टेटिन क्या करता है? लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जैसे कोई फैटी चीज़ खाने से या ऑयली चीज़ खाने से, तो उसको कम करता है स्टेटिन। ठीक है, अब सैक्रोमाइस सर्विसेज ईस्ट मैंने आपको बता दिया कि इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलियम नोटम एक एंटीबायोटिक, से भी मैंने आपको बता दिया। एंजाइम जैसे लाइपेज, बैक्टीरियज, प्रोटीज। लाइपेज क्या करता है? रिमूव करता है ऑयल स्ट्रेन। जैसे कि हमारे कपड़ों में जैसे ऑयल लग जाता है, तो जैसे हम लॉन्ड्री में ले जाते हैं, लॉन्ड्री वाले कहते हैं साफ करके लाते हैं, वो क्यों करके लाते हैं साहब? क्योंकि वो लाइपेज रखते हैं उनके पास, लाइपेज से धोते हैं कपड़े को ताकि वो ऑयल स्ट्रेन को रिमूव कर सकता है। ठीक है, पैक्टिनेज, प्रोटीज वो क्या करता है? जैसे हमारा रियल जूस देखा आपने, बहुत वो क्लियर होता है, वो जूसों से बना हुआ होता है लेकिन वो बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम डाले जाते हैं जिसका नाम पैक्टिनेज, प्रोटीज। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। अब देखते हैं सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट, STP। सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसमें सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं हम? अब मैं आपको पहले सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट से पहले ये बता दूं, जैसे हम सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। अब जैसे कि हमारा सीवरों में पानी आपने देखा होगा, टैंकों में देखा होगा, नालियों में देखा होगा, वो गंदा पानी है, वो जाता कहाँ है? मतलब और भी जैसे बाहर से वो फैक्ट्रियों से पानी आ रहा है, बहुत जगह से पानी आ रहा है, तो वो जाता कहाँ है? वो हमारे कह रहा है नदियों में तो जाएगा, वो नदी हमारे रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में तो नदियों में, तो उस नदियों को गंदा ही करेगा। तो ऐसा होता है कि मतलब जितना भी फैक्ट्री का या फिर कहीं से भी गंदा पानी आ रहा है वो सीधा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब सब नदियों में डाल दिया जाएगा, जिससे तो क्या होगा, हमारी वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, नदी गंदी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है जिसका नाम है सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखते हैं STP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? जैसे वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर आप जानते हो, कुछ भी कहीं से भी वेस्ट वाटर आ सकता है, तो उसको करते हैं सिक्वेंटल फिल्ट्रेशन। यानी पहले सिक्वेंटल फिल्ट्रेशन मतलब छाननी लगा के उसको छान लेते हैं एक तरीक़ा से। इस छाननी लगा क्या होते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव्ड, यानी जैसे ऊपर जो भी होगा, जैसे पन्नी हो गया या फिर कोई प्लास्टिक मतलब जो भी चीज़ होती है वो सब उसमें सिक्वेंट फिल्ट्रेशन में हट जाती है। ठीक है, इतना हो गया। फिर करते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? अब जैसे नीचे से उनका जो रेत होगा, कंकड़ पत्थर जो भी है वो सब निकल जाते हैं सेडिमेंटेशन में। फिर जब ये निकल गए, ऊपर से निकल गया, नीचे से निकल गया, तो बच्चा क्या, इसको बोलते हैं फिर इफ्लुएंट। ठीक है, ये गाइस मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, ऐसा फ्लो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने ये फ्लो चार्ट देख लिया तो आपको कह रहा है कि NCERT का वो पेज पूरे लाइन से लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो समझ में भी नहीं आता है। मैं बता दूँ आपको कौन से पेज की बात कर रहा हूँ। मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ। ये पूरा आपको पढ़ोगे, पहले तो आप जो मैंने हाईलाइट कर रखे रेड पेन से आप इनको कर लेना। ठीक है, और दूसरा अगर आप इसको पढ़ोगे ना आपको बहुत कम समझ में आता है, इसलिए मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया बहुत अच्छी तरह से। तो सेडिमेंटेशन ऑफ इफ्लुएंट बचा। एक टैंक होता है जिसका नाम होता है एरिसन टैंक। ठीक है, अब उसको इफ्लुएंट को एरिसन टैंक में डाल देते हैं और उसको एरिसन टैंक में हम ऑक्सीजन भी डाल देते हैं और एजाइटेशन यानी घुमा देते हैं। ऑक्सीजन डाला और उसको घुमा दिया। अब एरिसन टैंक में क्या है? इफ्लुएंट अगर ऑक्सीजन अगर उसको घुमा दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द एयरविक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है फॉल का। अब एयरविक माइक्रोब्स आप जानते हो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि हमने ऑक्सीजन तो डाल दी गई है। ठीक है, फॉल क्या होता है? एक फंगल फिलामेंट प्लस बैक्टीरिया, यानी फंगी फिलामेंट प्लस बैक्टीरिया के मिलने से बनता है एक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है फॉल का। कई स्टूडेंट्स इस याद रखना फॉल क्या होता है। फॉल का हमेशा याद रखना कि फंगी फिलामेंट बैक्टीरिया से बनता है और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इसमें क्या हुआ, अब एयरविक माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई उसी इफ्लुएंट में जो एरिसन टैंक के अंदर है, तो उसमें क्या होने लगेगा, माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट विद द हेल्प ऑफ द O2। जो माइक्रोब्स है वो डिकम्पोज कर देंगे उसके ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट में से, बिल्कुल सही बात, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि जो गंदी चीज़ थी सब वो उसको खा रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतने ज़्यादा
आपके एरोबिक माइक्रोब्स होंगे और ये एरोबिक माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, यानी जितनी भी गंदी इसमें चीज़ें उसको सब खा जाएंगे, डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा देंगे। फिर क्या होगा, बीओडी रिड्यूस हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाएगा और बीओडी रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो फिर क्या होगा, फिर बीओडी रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा बीओडी रिड्यूस हो जाएगा उतनी ज़्यादा कह रहा है कि प्योरिटी बढ़ जाती है, तो मतलब इतना ज़्यादा पानी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, फिर इफ्लुएंट को पास इनटू सेटलिंग टैंक, फिर इफ्लुएंट को हम पास कर देंगे सेटलिंग टैंक में। ठीक है, सेटलिंग टैंक मतलब दूसरा टैंक है यहाँ पर। फिर क्या होगा, फिर इसको कह रहा है कि फॉल का सेटल डाउन, जो फॉल बना हुआ था पहले यहाँ पर, तो उसको सेटल डाउन हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेट स्लज। और इसको फिर हम क्या कर देंगे, स्मॉल पार्ट पम्प्ड बैक टू द एरेसन टैंक। अब जैसे कि हम बाहर इसको कह रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो छोटा सा जो एरेसन टैंक में वापस डाल देंगे। वेर इट इज इनएकुलम, इनएकुलम स्टार्टर की तरह काम करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। जो रिमेनिंग पार्ट है इसको पंप करेंगे दूसरे एनारोबिक सेलुलर डाइजेस्टर में। ठीक है, इफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू रिवर स्ट्रीम। ठीक है गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। हमने क्या किया, वेस्ट वाटर को सिक्वेंट फिल्ट्रेशन किया, फिर सेडिमेंटेशन किया, फिर इफ्लुएंट बना, इसको एरेसन टैंक में डाला, फिर ऑक्सीजन डाली, फिर एजेशन डाला, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई, तो फॉल जैसा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम फंगीफिलम बैक्टीरिया की मदद से माइक्रोब डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को। फिर बीओडी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इफ्लुएंट को पास कर देंगे सेटलिंग टैंक में। और सेटलिंग टैंक में क्या कर देंगे, कुछ इफ्लुएंट को कह रहा है कि इस रिवर स्ट्रीम में डाल देंगे, और कुछ कह रहा है कि कुछ जो बचेगा उसको कह रहा है एरेशन टैंक फिर से डाल देंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको एनिवर्सल डाइजेस्टर में डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से इन 1 2 3 इन 3 स्टेप को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और यहाँ से जितना भी ट्रीटमेंट होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं करेंगे, यानी अगर हम पानी को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो इतना ख़राब पानी है वो आपको कह रहा है कि अब जैसे गंगा हो गई, आपकी यमुना हो गई, उनमें जाएगा, उनको गंदा करेगा, पोल्यूशन हो जाएगा, इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज आपको हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब माइक्रोब्स का रोल देखना है बायोगैस तो आप जानते हैं, बायोगैस नेचुरल गैस होती है जो कि उपला से जलती है, वो वाली गैस। ठीक है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। मतलब ऐसे नहीं कि बायोगैस जैसे कार्बन से बनी होती है, हाइड्रोजन से, कई गैसों से मिलकर बनी होती है बायोगैस। और इनमें मेन गैस होती है मीथेन का आपको फार्मूला पता होगा CH4। ठीक है, अब बायोगैस प्रोड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसमें कह रहे हैं बायोगैस में बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। और बायोगैस इनफ्लेमेबल होती है, यानी इनफ्लेमेबल मतलब इसको हम कह रहे हैं कि फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी जल सकती है, वो सीधी सी बात है। ठीक है, अब मेथेनोजन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज मैथोजन क्या होता है, मैथोजन आर द ग्रुप ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया। याद रखना, मैथोजन एक एनारोबिक बैक्टीरिया यानी विदाउट ऑक्सीजन। मैथोजन एक आर द ग्रुप एनारोबिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जो प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन। ठीक है, सम बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस। अब जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए वो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोज मटेरियल में, जिसमें प्रोड्यूस करते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोबैक्टीरिया क्या होता है, मिथेनोबैक्टीरिया कहाँ का फाउंड होता है, तो मिथेनोबैक्टीरिया एक होता है एनारोबिक स्लज में, जो मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया था, एनारोबिक स्लज में, सॉरी नहीं बताया शायद, फिर से बता देता हूँ। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है ना, इसमें कह रहा है कि आपको मिथेन बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि इसमें बायोगैस मीथेन गैस होती है। दूसरा होता है, जैसे हम गाय भैंस देखिए ना, उस कैटल गाय भैंस बोलते हैं, रीमन एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कह रहे हैं मैथोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। और जो गोबर करती है भैंस, उसमें भी कह रहा है कि उसमें बायोगैस बनती है, उसमें भी मैथोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आप NCERT में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये गैस होल्डर हो गया, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये कह रहा है डंग प्लस वाटर है, यानी कह रहा है कि डंग यानी गोबर है प्लस वाटर है, तो गोबर, इसमें गोबर गिराया और पानी गिर दिया, फिर इसको बन गई सिलरी किसके मिलकर बनी होती है, डंग प्लस गोबर की सिलरी बनी होती है, और यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दिया इसमें, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। ठीक है, इसको गैस होल्डर बोलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ होगी, एक बनेगा यहाँ पर आउटलेट, और एक होता है ये उसको बोलते हैं आउटलेट है। यहाँ पर जितनी भी कह रहा है कि हमें एनर्जी मिलेगी लाइट कुकिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर जो भी ख़राब मटेरियल, मतलब जो मटेरियल बचेगा उसको फर्टिलाइजर के यूज़ कर लेंगे, खाद की तरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बायोगैस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज ड्यू टू एफर्ट। अब बायोगैस टेक्नोलॉजी क्यों आई इंडिया में, क्योंकि पहले नंबर 1 है इसके लिए इंडियन IARI और KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इनकी वजह से बायोगैस टेक्नोलॉजी आई इंडिया में।
अब कह रहा है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट मतलब हम देखते हैं बायो कंट्रोल का मतलब हम देखेंगे। अब माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे हम। बायो कंट्रोल यूज़, बायो कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, प्लांट एंड पेस्ट डिजीज। देखो मैं आपको स्टूडेंट आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ये ऐसा है जैसे हमारे प्लांट हो गए, प्लांटों में डिजीज लग जाती है तो उस डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं केमिकल का यूज़ करके। अब हमको केमिकल का यूज़ नहीं करना, हमको अब बायो कंट्रोल मेथड का यूज़ करना है। और वो बायो कंट्रोल मेथड क्या होते हैं, जैसे साइन मैं आपको बताऊँगा, अभी आगे धीरे धीरे देखते जाओ। उसमें बायो कंट्रोल मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। और केमिकल यूज़, हम क्या करते हैं, हम केमिकल यूज़ करने से होता क्या है, जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को मारने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिनसे हमारे वगैरह इन्वायरमेंट होते हैं, जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट होता है, हमारी सोयल होती है, हम ठीक है, फ्रूट होते हैं, वो सब पोल्यूटेंट हो जाते हैं केमिकल की वजह से। आप जानते हो केमिकल कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आवर सोइल इज पोल्यूटेड यूजिंग क्या, जैसे कि हमारे वीडिसाइड, जैसे कि अब क्या होते हैं, वो घास तो हर जगह मिलती है अक्सर, ठीक है। तो उस घास को मारने के लिए हम क्या करते हैं, वीडिसाइड का यूज़ करते हैं। अब वेट्स घास फूस तो मर जाती है, लेकिन वो सोयल होती है, जो वहाँ की मिट्टी होती है, वो पोल्यूटेंट हो जाती है, ठीक है। पोल्यूटेंट का मतलब ये होता है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी पहले थी। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल देखते हैं पेस्ट एंड डिजीज़ के लिए। अब जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल का भाई सीधा सा यूज़ ये होता है कि हम जितना ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल का कम यूज़ कर सके उतना ज़्यादा करें और बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज़ करें। इसमें नेचुरल प्रेडिक्शन में क्या होता है, अब जैसे कि क्या हुआ कि आपके घर में एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, नेचुरल प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, तो आप चूहे की कह रहे हैं कि आप दवाई तो रख सकते हो, केमिकल तो रख सकते हो उनको मारने के लिए, लेकिन नेचुरल प्रेडिक्शन में क्या होगा कि आप चूहे के लिए बिल्ली ला सकते हो। उसमें क्या होगा, बिल्ली चूहे को खा जाएगी, जिससे क्या होगा, कोई भी आप केमिकल का यूज़ नहीं किया, इसको बोलते हैं नेचुरल प्रेडिक्शन। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम जैसे कि बहुत सारे पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कीड़े नुकसान ही होते हैं, बहुत सारे कीड़े यूज़फुल भी होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, यूज़फुल भी होते हैं। तो उनको पूरी तरह से नष्ट ना करके एक मैनेजेबल लेवल पर छोड़ देते हैं, ताकि कह रहा है कि वह कह रहा है कि उन प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल हो सके, ठीक है। अब जैसे कि कह रहा है बीटल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 बीटल, रेड लीड बर्ड और ब्लैक ड्रैगनफ्लाइज। ये क्या करते हैं, हमें छुटकारा दिखा एफवाइड एंड मॉस्किटो। हम जानते हैं जो एफवाइड ये इसकी कह रहे हैं इसके अंदर ही आती है, मॉस्किटो के अंदर ही। ये क्या करते हैं हमारे लिए, कह रहे हैं जो हमारी जैसे खेती हो गई तो उनके लिए, हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, तो उनसे क्या करेंगे हम, जैसे हम रेड लीड बर्ड छोड़ देंगे, ब्लैक ड्रैगनफ्लाइज छोड़ देंगे, जो इनको क्या करेंगे छुटकारा दिला देंगे। तो हमने क्या, नेचुरल प्रोडक्शन ही तो क्या, नेचुरल प्रेडिक्शन, यही बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आते हैं। दूसरा है बैसिलस थ्रेंजिनेसिस। बैसिलस थ्रेंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि कह रहा है बटरफ्लाई कैटरपिलर को मार देता है। और ये बटरफ्लाई कैटरपिलर हमारे लिए कह रहा है कि जो हमारे प्लांट हो गया, हमारी क्रॉप्स फसल्स हो गई, उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इनको मार देता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए हम जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर बैसिलस थ्रेंजिनेसिस बैक्टीरिया को छोड़ देंगे अपने प्लांट्स में, तो ये इनको मार देगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं था। अब कह रहा है जो बैसिलस थ्रेंजिनेसिस कहाँ का अवेलेबल होता है, कह रहा है कि स्केट्स एंड ड्राइड स्पोर्ट्स में प्लस वाटर के साथ मिला के इसको स्प्रे कर देते हैं ब्रासिस एंड प्लांट फ्रूट ट्रीज में, ये इनमें होता है। और उसको कह रहा है कि वाटर के साथ मिला के, जैसे कि फ्रूट जूसेस एंड ब्रासिस इन पर ही क्या है, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर को खाती है तो इनको स्प्रे कर दिया। अब जैसे बटरफ्लाई इनको खाएगी तो वो मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएगा उसको लार्वा पे और वो मर जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक आई। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक क्या होती है, जेनेटिक आप अच्छी तरह से समझते होंगे क्योंकि मैंने जेनेटिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो नहीं जानते तो अब इस वीडियो में फिर से समझ जाओगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, बीटी यानी कि बैसिलस थ्रेंजिनेसिस, बीटी एक जीन होती है जो कह रहा है बैसिलस थ्रेंजिनेसिस प्रोड्यूस करता था बीटी जीन कैसे, टॉक्सिक जीन। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो क्या की, वो टॉक्सिक जीन इंट्रोड्यूस कर दी प्लांट्स के अंदर, जैसे बेटी कॉटन इसका एग्जाम्पल है। अब क्या होगा, अब जो वो प्लांट है वो खुद ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब खुद ही रोक लेगा कि कोई प्लांट उसमें डिजीज ना कर सके, ठीक है। आई होप आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आई होगी। अब देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल का दूसरा, जिसको बोलते हैं फंगस ट्राइकोडर्मा फंगी। वो भी ट्रीटमेंट करता है प्लांट की डिजीज़ को, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है। और कह रहा है ये कहाँ पर ज़्यादा रूट में फंसाता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्लोवायरस का। बैक्लोवायरस में क्या करता है, एक बहुत अच्छा, पहले अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए बैक्लोवायरस के डिटेल, ये पॉइंट आपको लर्न रखने हैं, जिससे आपका नीट का और क्लास 12th का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो बैक्लोवायरस के ऊपर। जैसे बैक्लोवायरस एक बायो कंट्रोल एजेंट है,
पहला। दूसरा एक पैथोजन है। तीसरा अटैक किस पर करता है, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडास पर। चौथा बैक्लोवायरस बैक्लोवायरस में एक जीन होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, ये नीट के लिए हो गया। और बैक्लोवायरस स्पेसिफिक हो गया। कैसे स्पेसिफिक हो गया, यानी कि ऐसा नहीं कि हर किसी की स्पेसीज को मार देगा, जो कह रहा है कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगी उन्हीं को ही मारेगा। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टल एप्लीकेशन के लिए। नो नेगेटिव इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि फसलों पे कोई इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। नो टारगेट इंसेक्ट, ठीक है। और IPM की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, कि माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर तरह यूज़ कैसे कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर यही कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम खाद मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, केमिकल ही तो मिलाते हैं अपनी फसलों में, तो हम कह रहे हैं कि हम बायो फर्टिलाइजर मिलाएं। बायो फर्टिलाइजर खाद होते हैं, खाद गोबर वोबर ये खाद होते हैं। केमिकल में तो आपका यूरिया हो गया और बहुत सारे केमिकल्स हो गए, इनको मिलाते रहते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये बताया जा रहा है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्यों होता है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। कैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी भी कचरे को यूं ही फेंक देते हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ना ही अपनी ना ही हमारे देश की, ठीक है। अब दूसरा ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर से दिक्कत क्या आ रही है। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे बड़ी दिक्कत होती है पोल्यूशन, और पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिजीज़ होने की। डिजीज़ से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की, वो सब बेकार हो सकती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र पर मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया ने वो केमिकल फर्टिलाइज़र पर लार्ज प्रेशर है कि स्विच मतलब कह रहा है केमिकल फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ करे और ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, जिसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में याद रखना कि ऑर्गेनिक मैटर में कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर एक बायो फर्टिलाइज़र होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की क्वालिटी बढ़ सके, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइज़र के अंदर कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जांपल है जो कि पूछ लिया जाता है, इनमें से 100 माइक्रोस बायो फर्टिलाइजर में से 101% आपके लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट, तो आपने लेगुमिनस प्लांट देखा है। लेगुमिनस प्लांट होता है दाल, लेगुमिनस दालें, जैसे दालें का जो भी आपने कोई पौधा होता है तो उसकी जो रूट होते हैं, उसके रूट में होते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होते हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, और उन गोल गोल से स्ट्रक्चर में पाया जाता राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया सोइल में होगा तो उसके साथ वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है, यानी जुड़े रखता है, यानी ये रूट हो गई और ये बैक्टीरिया हो, तो उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट क्या होगा, जो उसके एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ऑर्गेनिक फॉर्म की वजह से जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, अच्छे तरह यूज़ करता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अब एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टीरिया कह रहा है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं रखते हैं, फिर भी कह रहा है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सोइल की कह रहा है कि नाइट्रोजन क्वालिटी बढ़ाते रहते हैं। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 एग्जाम्पल दीजिए जो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं रखते हैं। तो आपको बता रहे हैं एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टीरिया। जो हमारा फंगस होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है एक प्लांट के साथ जिसका नाम होता है माइकोराइजा, ठीक है। फंगस की एक जीन होती है, फंगस की जीन होती है जीनस ग्लोमस, यानी जीनस ग्लोमस सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है माइकोराइजा के साथ, ठीक है। ये रखिए जीनस जो ग्लोमस है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखते हैं माइकोराइजा के साथ। अब होता क्या है, दोनों को फायदा होता है। फंगल सीमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है फास्फोरस, बिल्कुल सही बात है। जो कह रहा है कि फंगस होगा उसको तो कह रहा है कि फास्फोरस मिल जाएगी, और सोयल को कह रहा है कि, और उस सोयल को क्या मिल जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब उसको बेनिफिट क्या होता है, जो जीन्स ग्लोमस प्लांट एसोसिएशन शो टू अदर बेनिफिट है, जैसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखते हैं तो उनको बेनिफिट क्या होता है कि रेजिस्टेंट रूट बॉर्न पैथोजन, जो प्लांट होगा उसमें कोई उसकी रूट में कोई भी कह रहा है कि पैथोजन अटैक नहीं कर सकता। टॉलरेंट हो जाएगा टू सैलिनिटी एंड ड्राउट के लिए, यानी कह रहा है खुद कैपेबल हो जाएगा, अगर नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, सूखा पड़ जाता है, उसको कह रहा है खुद ही मैनेज कर लेगा। ऐसा नहीं कि नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो मर जाएगा, नहीं, वो मैनेज कर लेगा। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। फास्फोरस एब्जॉर्ब कर लेगा सोइल से, पासेज प्लांट्स में, बिल्कुल सही बात है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर में कोई है तो यही है, 101% यही है, और क्लास 12 में तो ये जरूर पूछा जाता है। अब साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, साइनोबैक्टीरिया होती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं। ये ऑटोट्रॉप माइक्रोब्स होते हैं। ऑटोट्रॉप आप जानते हैं जो खुद अपना खाना बना सकते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। ये पैडी फील्ड यानी कि धान की खेती में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है,
ठीक है। और जैसे हमारी कभी कभी सोइल कह रहा है कि ख़राब हो जाती है, तो उसको कह रहा है कि इसके न्यूट्रिएंट, सोइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ में डिस्ट्रीब्यूट होता है? एक्वाटिक इन्वायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जो कि क्या करता है, दोनों जगह ही एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब जैसे एग्जांपल एनाबीना, नोस्टोगेना, ऑस्कुलर ईटीसी, ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। आपको याद रख सकते हैं, इसका एग्जांपल ट्रिक से याद रख सकते हैं, एनब नो, एनब नो, अनब कोई नाम है तो अनब मना कर रहा है कि अनब नो, अनब नो। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी।